पिछली क्लास में हमने मानव श्वसन तंत्र एवं श्वसन तंत्र की क्रियाविधि के बारे में पूर्ण जानकारी ले ली थी। आज हम मानव में रक्त एवं परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। इसमें प्रथम रूप से हम आज जो है रक्त के बारे में पढ़ेंगे। पहले रक्त के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मानव रक्त जो होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक है। तो हम कह सकते हैं रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। देखो, प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो वो संयोजी ऊतक है, तरल के रूप में, द्रव के रूप में होता है, इसलिए इसको तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। ये लाल रंग का हल्का क्षारीय तरल है। देखो, रक्त का रंग लाल होता है और हल्का क्षारीय का अर्थ होता है कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। देखो, यदि पीएच पर किसी का मान 7 होता है तो वो उदासीन है, 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है। यहाँ पर रक्त जो है वो 7 से ऊपर है, यानी 7.4 होता है इसका पीएच मान, इसलिए यह हल्का क्षारीय तरल पदार्थ है। हल्का क्षारीय तरल पदार्थ है। वैसे हम बात करें तो स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। मानव शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। हमारे शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। रुधिर का निर्माण कहाँ होता है शरीर में? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करें तो नवजात शिशु व भ्रूणावस्था में रुधिर या रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। प्लीहा में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो वयस्क होते हैं उनके अंदर रुधिर का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन जो 1 से लेकर 6 माह तक के बच्चे होते हैं, नवजात शिशु, और भ्रूण अवस्था कि जब शिशु का विकास
गर्भ में हो रहा होता है तो उसे कहते हैं भ्रूण अवस्था, यानी कि शिशु के बनने की जो अवस्था होती है गर्भ काल में, तो वहां पर इन दोनों ही स्टेज में, यानी नवजात शिशु प्लस भ्रूणावस्था, दोनों में ही रक्त का जो निर्माण होता है वो प्लीहा में होता है। अगली बात हम करेंगे, रक्त वैसे तरल पदार्थ है लेकिन दो घटकों से मिलकर बना है। ये दो घटकों से मिलकर बना होता है। रुधिर के दो घटक कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। इसका रंग लाल होता है। इसका पीएच मान 7.4 जो कि हल्का क्षारीय पदार्थ है। इसका निर्माण हमारे शरीर में लाल अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूणावस्था और नवजात शिशु जो होते हैं उनके अंदर रुधिर का निर्माण प्लीहा में होता है। अब हम देखेंगे कि रुधिर के घटक कौन कौन से हैं। रुधिर किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। रक्त जिसके दो भाग होते हैं, एक भाग तरल भाग होता है, दूसरा भाग ठोस होता है। रुधिर के दो भाग होते हैं, तरल एवं ठोस। तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग है और ठोस भाग के अंदर कोशिकाएं होती है। रुधिर कोशिकाएं, देखो तरल भाग जो होता है वो अपने संपूर्ण ब्लड का 55% भाग होता है, यानी कि पूरे रक्त का 55 से 60% हम कह सकते हैं। 55% या 55 से 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा का होता है। शेष जो ठोस भाग होता है वो 40% होता है, 40% होता है। हम बात करेंगे प्लाज्मा जो 55% है, इसके अंदर 90% जल होता है और 90 से 92 भी हम लिख सकते हैं। 92% जल होता है और 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। देखो तरल भाग का संपूर्ण वर्णन है। रुधिर का तरल भाग जो प्लाज्मा के द्वारा बना होता है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, वो हमारे संपूर्ण रुधिर का 55 से 60% होता है। वैसे हम इसको 55% मानते हैं। जो प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर 92% जल होता है, वाटर होता है और 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और जो रक्त कणिकाएं जो होती है, रुधिर कोशिकाएं, सेल कौपल, जो कौपल होती है ब्लड कौपल, वो होती है 40% और 40% के अंदर ये रुधिर कणिकाएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। लाल रक्त कणिकाएं जिसको हम आरबीसी लिखते हैं, रेड ब्लड कौपल डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं व्हाइट ब्लड कौपल एंड प्लेटलेट। प्लेटलेट यानी पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट। 3 प्रकार की कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और डिंबाणु या पट्टिका। हम बात करेंगे ये जो रुधिर कोशिकाएं होती है
हमारे रक्त में उपस्थित 3 प्रकार की कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। सबसे पहली कोशिका जो है वो आरबीसी। रक्त कोशिकाएं पहले जो रक्त कोशिका है वो है लाल रक्त कणिका, जिसको शॉर्ट में आरबीसी कहा जाता है, रेड ब्लड कॉपर। देखो लाल रक्त कणिका क्या है। लाल रक्त कणिका हमारे रुधिर में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है। ये हमारे शरीर में सर्वाधिक या रुधिर में पाई जाने वाली कोशिकाओं में से सबसे ज़्यादा संख्या जो होती है वो लाल रक्त कणिका की होती है। लगभग ये हमारे ब्लड सेल की 99% होती है, 99% रेड ब्लड सेल होती है। हमारे रुधिर की कोशिकाओं में से आरबीसी का प्रतिशत लगभग 99% होता है, 99% होता है, सर्वाधिक संख्या इनकी होती है। दूसरी बात हम करें तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से बनी हुई होती है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से बनी हुई होती है। हीमोग्लोबिन में लाल रंग का वर्णक उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है उसमें लाल रंग का वर्णक उपस्थित होता है। यह हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन में लाल रंग के वर्णक के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। रक्त लाल रंग का हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। अगली बात हम करें तो आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो रेड ब्लड सेल जो होती है ये लगभग गोलाकार होती है। और इससे आगे हम बात करें तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो केंद्रक विहीन कोशिका है। केंद्रक विहीन। हमारे शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो वो है लाल रक्त कणिका आरबीसी। इसमें परिपक्व अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिका को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट लाल रक्त कणिका का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। ये लगभग गोलाकार होती है, केंद्रक विहीन कोशिका है। हमारे रुधिर की कोशिकाओं का 99% भाग होती है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ये हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण हमारे रुधिर का रंग लाल होता है। अर्थात हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रुधिर का रंग लाल होता है। ये केंद्रक विहीन कोशिका होती है और इसका जीवन का लगभग 120 दिन का होता है। इसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है। दूसरे नंबर कोशिका जो आती है वो आती है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका। श्वेत
रक्त कणिका, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पल, श्वेत रक्त कणिका। ये श्वेत रक्त कणिका जो होती है इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। इसका आकार अनियमित होता है। अनियमित आकार वाली कोशिका कौन सी है? WBC, श्वेत रक्त कणिका। हमारे शरीर में अमीबीय आकार वाली कोशिका कौन सी है? तो वो है श्वेत रक्त कणिका। अनियमित आकार होता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा, यानी कि RBC और WBC दोनों का ही निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। RBC का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट था, तो WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। RBC का आकार लगभग गोलाकार था, तो इसका आकार कैसा होता है? अनियमित होता है, यानी कि इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। ये अमीबीय आकार की कोशिका है। निर्माण दोनों का लाल अस्थि मज्जा में, रेड ब्लड एंड व्हाइट ब्लड दोनों का ही निर्माण जो होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 2 से 3 दिन का होता है। RBC में हमने देखा है कि RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, लेकिन WBC का जीवन काल 2 से 3 दिन का होता है। WBC जो होती है ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र निर्माण करती है, इसलिए इन्हें शरीर के सैनिक कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में बाहर से कोई भी रोगाणु प्रविष्ट होता है, रोगाणु का मतलब रोग फैलाने वाला सूक्ष्म जीव, रोगाणु प्रविष्ट होता है, तो WBC जो होती है उस रोगाणु को नष्ट करके उससे होने वाले रोग से हमारे शरीर को बचाती है, मतलब शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, शरीर की प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। इसलिए इन कोशिकाओं को शरीर के सैनिक कहा जाता है। इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, आकार अनियमित अमीबी आकार की, निर्माण लाल अस्थि मज्जा में, जीवन काल 2 से 3 दिन का, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण, शरीर के सैनिक। WBC का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। WBC जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। देखो इसके 2 प्रकार होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा होता है एग्रेन्युलोसाइट।
ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब है कणिकाणु, कणिकाणु, और एक ग्रेन्युलोसाइट का अर्थ है एक कणिकाणु। डब्ल्यूबीसी के दो प्रकार, कणिकाणु और एकणिकाणु, मतलब ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जो होती है इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। 3 प्रकार की कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल, दूसरी बेसोफिल, और तीसरी होती है इयोसिनोफिल। देखो, कणिकाणु यानी ग्रेनुलोसाइट के 3 प्रकार की कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। न्यूट्रोफिल जो होती है इनकी संख्या सर्वाधिक होती है, यानी कि हमारी जो डब्ल्यूबीसी है उसके अंदर न्यूट्रोफिल प्रकार की कोशिकाएं सर्वाधिक होती है। देखो, ये इनकी संख्या डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक होती है। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी कोशिकाएं आती है? न्यूट्रोफिल कोशिकाएं होती है। दूसरे प्रकार हम एग्रेनुलोसाइट या एकणिकाणु पर चलते हैं तो ये 2 प्रकार की, लिम्फोसाइट और दूसरी होती है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। बी लिम्फोसाइट, दूसरा प्रकार होता है टी लिम्फोसाइट, और तीसरा प्रकार जो होता है प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। देखें, मोनोसाइट जो होती है वो परिपक्व अवस्था में महाभक्षाणु का रूप धारण करती है। महाभक्षक, परिपक्व अवस्था, परिपक्व अवस्था। डब्ल्यूबीसी जिसके 2 प्रकार, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में 3 प्रकार की कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। न्यूट्रोफिल जो होती है हमारी डब्ल्यूबीसी जो होती है उनमें सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है। एकणिकाणु या एग्रेनुलोसाइट जो होती है उसके 2 भाग होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। मोनोसाइट जो होती है वो परिपक्व अवस्था में यानी कि पूर्ण विकसित अवस्था में महाभक्षक का रूप धारण करती है। यहाँ हम बात करें तो न्यूट्रोफिल जो होती है, न्यूट्रोफिल भक्षक कोशिकाएं होती है, भक्षक कोशिका। महाभक्षक कोशिकाएं कौन सी होती है? तो वो होती है मोनोसाइट, और भक्षक कोशिकाएं जो होती है तो वो होती है न्यूट्रोफिल। सबसे ज्यादा संख्या वाली होती है तो वो होती है न्यूट्रोफिल। और लिम्फोसाइट जो होती है वो हमारे शरीर की प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। लिम्फोसाइट की हम बात करें तो हमारे शरीर को प्राथमिक
प्रतिरक्षा प्रदान करती है। हमारे शरीर की प्राथमिक प्रतिरक्षी का कार्य लिम्फोसाइट, महाभक्षक, मोनोसाइट, भक्षक, न्यूट्रोफिल, सबसे ज्यादा संख्या न्यूट्रोफिल। कौन सा प्रकार है? ग्रेनुलोसाइट। कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। लिम्फोसाइट कौन कौन सी होती है? बी, टी और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। इसी के साथ WBC जो होती है ये खत्म हुआ। अगले जो प्रकार हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम तीसरा प्रकार जो है पट्टिकाणु, बिंबाणु, प्लेटलेट कोशिका। बिंबाणु या पट्टिकाणु, अंग्रेजी में जैसे हमने कहा है प्लेटलेट। प्लेटलेट कोशिका या बिंबाणु कोशिका होती है, इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी, इओसिनोफिल, इरिथ्रोसाइट। अच्छा, WBC में ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स जो होती है उसका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। थ्रोम्बोसाइट कोशिका कौन सी है? तो वो प्लेटलेट कोशिका है। हम बात करें तो प्लेटलेट कोशिका जो होती है इसका आकार हंसियाकार होता है। हंसियाकार, हंसियाकार कोशिका या टर्कुनुमा धागे के समान आकृति इसकी होती है। ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का निर्माण का कार्य करती है। थक्का निर्माण यानी हमारे शरीर के किसी भी स्थान पर, किसी भी अंग में अगर कोई चोट लगती है तो वहाँ पर रुधिर का स्त्राव होता है और उस रुधिर के स्त्राव को रोकने के लिए थक्का बढ़ाने का कार्य बिंबाणु या पट्टिकाणु कोशिका द्वारा किया जाता है। बिंबाणु या पट्टिकाणु जो कोशिका होती है इसका जीवन काल 10 दिन का होता है। जीवन काल 10 दिन। बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट क्यों कहा जाता है? कि इसके अंदर थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। इसी के साथ रक्त कणिकाएं पूर्ण हुई। नेक्स्ट जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे रक्त के कार्य। रक्त के कार्य। रक्त तरल अवस्था में उपस्थित होता है जो कि हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। ये तरल अवस्था में होता है जो अपने अंदर में या अपने साथ समाहित करके विभिन्न प्रकार के पदार्थों को शरीर के एक स्थान से, एक अंग से दूसरे अंग या दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य रक्त के द्वारा किया जाता है। हम सबसे पहले बात करें हम तो रक्त हमारे शरीर में O2 व CO2 के परिवहन का कार्य करता है। यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः वायुमंडल तक छोड़ने में, यानी कि फेफड़ों से ये रक्त में से ऑक्सीजन जो होती है रक्त में घुलती है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है वो फेफड़ों तक रक्त के द्वारा ही लाई और ले जाई जाती है। तो O2 व CO2 के परिवहन का कार्य हमारे शरीर में किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। ये कार्य जो होता है रक्त में उपस्थित जो RBC में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के
कारण होता है। दूसरी हम बात करें तो रक्त हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। जैसे हमारे शरीर में कोशिकाओं या यकृत में निर्मित जो यूरिया है वो रक्त में घुल कर के नेफ्रॉन तक पहुंचती है, हमारे उत्सर्जन तंत्र मुख्य उत्सर्जन अंग वर्कक तक पहुंचाई जाती है और वहाँ पर उसका निस्यंदन किया जाता है, अर्थात उसमें से यूरिया को अलग किया जाता है, छाना जाता है। तो उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन का कार्य भी रक्त के द्वारा हमारे शरीर में होता है। रक्त भोजन के आवश्यक पोषक तत्वों का परिवहन करता है। पोषक तत्वों का परिवहन करता है। हमने देखो कि मानव का पाचन तंत्र पढ़ा था, तो उसके अंदर छोटी आंत में हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा था क्या कि छोटी आंत का दूसरा भाग अगर शुद्धांतर में विशेष प्रकार की आंतर कोशिकाएं पाई जाती है जो पचित रस का अवशोषण करती है। इन आंतर कोशिकाओं में रक्त केशिकाएं उपस्थित होती है जिनके अंदर ये पचित जो भोजन का रस होता है वो मिल जाता है और जिसको ये रक्त क्या करता है, हमारी कोशिकाओं तक परिवहन करने का कार्य करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में आवश्यक हार्मोन्स के परिवहन का कार्य करता है। यानी कि हमारी जो शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां जो होती है उन ग्रंथियों के द्वारा हार्मोनों का स्त्राव होता है और ये हार्मोन जो होते हैं रुधिर के द्वारा ही लक्ष्य स्थल तक पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट बात है कि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करना। हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करना। ब्लड हमारे शरीर का टेम्परेचर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अलावा नंबर 1 ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करता है। उत्सर्जित पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। आवश्यक पोषक तत्वों के परिवहन का कार्य, हार्मोन को लक्ष्य स्थल तक पहुंचाने का कार्य, शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करना और पीएच को नियंत्रित करने का कार्य रुधिर के द्वारा किया जाता है।